तो हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण, जिसको अंग्रेजी में ग्रेविटेशन बोलते हैं। ये दो वस्तुओं के बीच लगता है और वो द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल जो है, लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो न्यूटन्स ने कुछ नियम दिया था, जिसको बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण। इसने बताया था, इन्होंने बताया था कि मान लो कोई द्रव्यमान है, इसको मान लिए हम m1 इसको माने और इसको m2 मान दिए, और इन दोनों के द्रव्यमान को गुना कर देंगे और उनके बीच जो दूरी है वो r है, मान लो क्या है? r है। तो उसका स्क्वायर जो होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात बताया था। क्या बताया था? ये बात बताया था, ये बात F इज इक्वल टू जी m1 × m2/r²। अब कैपिटल जी है क्या चीज़? कैपिटल जी का वैल्यू ये होता है जो यहाँ लिखा हुआ है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। उसके आगे नीचे हम लोग देखते हैं गुरुत्व किसको बोलते हैं। तो दो पिंडों के बीच उनके गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच तो हम जानते हैं कि कोई बल लग रहा है, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन एक पृथ्वी होगा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? गुरुत्व बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुरुत्व बल। अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है, और जब केंद्र की ओर खींचता है तो क्या होता है? उसके कारण क्या होता है? हम लोग ये जानते हैं कि गुरुत्व के कारण त्वरण उत्पन्न, गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को, गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गुरुत्व त्वरण कहते हैं। इसको जी से डिनोट करते हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि F इज इक्वल टू, हम लोग को मालूम है ये फॉर्मूला होता है। इसी चीज़ को गुना भाग में कर दिया, F है तो F लिख दिया, कैपिटल M इधर गुना में इधर भागा हो गया, G है तो G लिखा, है ना, इसका कैपिटल M को लिखा, फिर r² लिख दिया, इस तरह G आया। फिर F/m बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि G होता है, तो F/m है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी की जगह पे G लिख दिया। इस तरीके से ये फार्मूला क्रिएट हुआ, एक फार्मूला ये क्रिएट हुआ, है ना। अब हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि जी का वैल्यू जो होता है बाबू, तो क्या होता है? 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। जो जी का वैल्यू जो होता है ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। फिर हम लोग जानते हैं आगे कि गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु की गति, जो वस्तु ठीक ऊपर या नीचे ऊपर फेंकी जाती है या नीचे की ओर गिरती है, तो उसको एक समान रूप से त्वरण उस पर लगता है। क्या लगता है? त्वरण लगता है, तो उसको गुरुत्व त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हम जानते हैं नीचे की ओर लगने वाले वस्तुओं के जी का मान अधिक होता है। नीचे की ओर जो वस्तु लगेगा और ऊपर की ओर जो लगेगा उसके वस्तु का जी का मान कम होता है। दो चीज़ बार नोटिफाइड करने वाला बात है, नोटिस करने वाला बात है कि वो नीचे की ओर गिरेगा तो जी का मान अधिक होगा, और ऊपर की ओर अगर होगा, ऊपर की ओर जाएगा तो जी का मान घटेगा, माइनस होगा, है ना, प्लस माइनस बताया है। उसके बाद में हम आते हैं द्रव्यमान तथा भार के बारे में। तो द्रव्यमान किसे कहते हैं बाबू? द्रव्यमान जिसको मास हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल में, इसका जो यूनिट होता है मास का, वो क्या होता है? SI यूनिट kg होता है। उसको kg से मापते हैं। मास जो होगा उसको किस चीज़ से मापेंगे? kg से। लेकिन वही चीज़ भार जो होगा, भार उसको हम लोग मापेंगे किस चीज़ से? न्यूटन से। किससे मापेंगे? भार, जिसको वेट बोलते हैं। वेट अलग चीज़ है, इसको न्यूटन से मापते हैं। फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि मात्रा जो होता है, जो बल होता है, ये क्या बोलते हैं, जो मास होता है, मास का फार्मूला होता है, वो क्या फार्मूला होता है? फोर्स बटा ए होता है, यानी बल बटा त्वरण होता है, बल बटा त्वरण। लेकिन भार का क्या फार्मूला होता है? देखो, उठ के देखो, भार का क्या फार्मूला होता है? मात्रा इंटू गुरुत्व त्वरण होता है। मात्रा इंटू गुरुत्व त्वरण, मात्रा यानी वो मास इंटू गुरुत्व त्वरण होता है। मात्रा इंटू गुरुत्व त्वरण होता है। W इज इक्वल टू mg, और फोर मात्रा थी मास इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है आपका, इसमें भार में क्या होता है कि भार में होता है मात्रा इंटू गुरुत्व, यानी मात्रा आपका मास जो होगा, है ना, वो और गुरुत्व त्वरण को गुना कर देंगे तो वेट निकलेगा। क्या निकलेगा? वेट। और फिर हम लोग जानते हैं कि यह एक सदिश राशि है। क्या है? मास का एक सदिश है, और भार क्या है? मास एक अदिश राशि है और भार जो है एक सदिश राशि है।
फिर हम आप लोगों को बताते हैं कि इसका मान सभी जगह समान, मास का जो वैल्यू होगा, मान लो यहाँ अगर 2 kg है तो तुम कहीं से लेके जाओगे किसी किसी का मास अगर, तो वहाँ पे भी 2 kg होगा, लेकिन वही चीज़ न्यूटन जो जी कैपिटल स्मॉल जी होगा उसका मान अंतर होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है बाबू। स्मॉल जी का मान अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि इसका जो है भौतिक तुला के द्वारा मापा जाता है कैपिटल जी को। हम लोग तराजू से मापते हैं, इसको वजन से मापते हैं। और इसका माप जो होता है वेट का एक कमानीदार तुला से होता है। किससे होता है? कमानीदार तुला से होता है। इस तरह से हम बता रहे हैं इसका SI मात्रा किलोग्राम होता है मास का, और इसका क्या होता है? न्यूटन होता है। फिर हम आप लोगों को बताएं कि मास का जो फार्मूला होता है फोर्स बटा ए होता है, और जो वेट होता है उसका मास इंटू ग्रेविटी होता है, W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी होता है। अब फिर हम लोग इस तरीके से इसको समझ में आ गया। अब हम लोग नीचे पढ़ते हैं। अब विभिन्न स्थानों पर एक वस्तु का भार, हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि मास जो है हर जगह एक रहेगा। मान लो यहाँ 2 kg है तो रामगढ़ में भी 2 kg होगा, हर जगह 2 kg बार चंद्रमा पर है ना, चंद्रमा पे भी 2 kg होगा, कोई उसका मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन यही भार का बात है, अगर 60 यहाँ अगर भार है तो वहाँ जाकर कितना हो जाएगा? 60/6 हो जाएगा, यानी 10 वेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 वेट हो जाएगा। फिर हम लोग जानेंगे आपके कहाँ कहाँ भार में चेंजेज होता है। अंतरिक्ष में अगर चले जाओगे तो वेट तुम्हारा वेटलेस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष में 0 हो जाएगा, शून्य हो जाता है वेट, ठीक है। और चंद्रमा पर जाओगे तो उसका जो है मान लो यहाँ 60 kg है तो वहाँ कितना हो जाएगा? 10 kg, यानी 1/6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/6। ऊंचाई पर जी का मान कम होता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ोगे, जैसे बढ़ोगे बाबू, अब क्या होगा? तुम्हारा जी का यानी गुरुत्व त्वरण जो है का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर जाने पे क्या होगा? बढ़ेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे केंद्र में जाने पर क्या होता है? वस्तु का भार घटता है और केंद्र में शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है बाबू? पृथ्वी का जो सेंटर होता है वहाँ पे जी का वैल्यू क्या होता है? शून्य होता है। और नीचे के अंदर की ओर जाने पे क्या होता है? घटता है, और ऊपर की जाने पर बढ़ता है। ये चीज़ बताएं। फिर भूमध्य रेखा पर क्या होता है? भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, इसलिए वस्तु का भार भी न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर जो है न्यूनतम जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है, कम होता है, इसलिए वस्तु का भार भी, जी का वैल्यू कम होगा तो उसका भार भी कम होगा। फिर आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि ध्रुव पर क्या होता है? तो ध्रुव पर जो है जी का मान अधिकतम होता है, जी का मान अधिकतम होता है, इसलिए वस्तु का भी जी का मान पे डिपेंड करता है उसका भार। जी का मान अगर अधिकतम होगा तो उसका भार भी ज़्यादा होगा। अब जी क्या है? तो गुरुत्व त्वरण है। क्या है? गुरुत्व त्वरण। अब पृथ्वी का घूर्णन, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, इतना जानते हो, है ना। तो पृथ्वी का घूर्णन की गति जब बढ़ेगा तो जी का मान घटता है। जब पृथ्वी के घूर्णन का गति बढ़ जाएगा तो जी का मान घट जाएगा, और फिर पृथ्वी के घूर्णन की गति अगर घट जाएगा तो जी का मान बढ़ जाएगा। ये चीज़ हम लोग यहाँ सीखें। फिर आगे हम लोग आते हैं, यदि पृथ्वी अपने वर्तमान समय से 17 गुना अधिक तेज़ी से घूर्णन करे, अभी जो जिस वेग से घूम रहा है अपने आज पर पृथ्वी, उसका 17 गुना कर दो तो भूमध्य रेखा पर जी का मान शून्य हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा बाबू? भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, और वहाँ पर सभी वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा। और जब जी का वैल्यू जब शून्य हो जाएगा तो जितना वस्तु है सबका भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। क्या बात बताएं कि अभी जिस वेलोसिटी से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है उसको 17 गुना अगर हम बढ़ा देंगे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान शून्य हो जाएगा। जब शून्य जी का मान हो जाएगा तो वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा। एक चीज़ हम तुम लोग को पीछे बताए थे कि अगर जी का मान बढ़ता है, जहाँ पे जैसे कि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने पर जी का मान घटता है तो क्या होता है? घूर्णन की गति बढ़ता है तो जी का मान घटता है, ये जो बताए थे उल्टा होता है इसमें। लेकिन हम आप लोग को बताए थे कि जी का मान अगर अधिकतम होगा तो हम बताए थे एक वस्तु का भार भी बढ़ जाएगा। जैसे कि जी का मान अधिकतम ध्रुव पर होता है, पोल पे, पृथ्वी के पोल पर, तो वहाँ अगर जी का मान अधिकतम हो तो ध्रुव का भी भार बढ़ जाएगा। तो भूमध्य रेखा पर कम होता है तो वस्तु का भार भी कम हो जाएगा। फिर बताया केंद्र में क्या बताए थे कि शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। केंद्र पर, पृथ्वी केंद्र में क्या होता है? शून्य होता है। और नीचे की ओर आने पर जी का वैल्यू घटता है, और ऊपर की ओर जाने पर जी का वैल्यू बढ़ता है। ऊपर की जी का मान कम होता है। ऊंचाई पर जाओगे तो जी का मान कम होता है ना। इसलिए वस्तु का जी का मान कम होगा, तो जी का मान कम होगा ऊंचाई पर तो वस्तु का भार घटेगा। ठीक है, क्लियर। आप पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो वस्तु का भार घटेगा। पृथ्वी के अंदर जाएंगे हम लोग
केंद्र की तरफ तो घटेगा, और ऊपर जाएंगे तो उसमें भी घटेगा। ये चीज़ बताना। उसके बाद में हम आप लोग को बताएंगे आगे हम आप लोगों को बताएंगे लिफ्ट के बारे में, कि यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो क्या होगा, पिंड का भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। पिंड का भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। और नीचे की ओर आ रही तो पिंड का भार घट जाएगा। डोरी जब टूट जाएगी तो शून्य हो जाएगा, पिंड का ठीक भार उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे होगा तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा बाबू। पिंड जो है यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे होगा तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और फिर हम आप लोग बताएंगे यदि नीचे गिरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्व त्वरण से अधिक हो जाए, यदि नीचे गिरते समय गिर रहा होगा और लिफ्ट का त्वरण जो है गुरुत्व त्वरण से अधिक हो जाए तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का सिर लिफ्ट की छत पर लग जाता है। ये भी बात बताएं। फिर आगे आप लोग को हम बताएंगे, तो फिर आप लोग को हम बताते हैं केपलर के नियम। केपलर से एगो साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने केपलर्स लॉ दिया था। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्रह जो है दुनिया में वो सूर्य के चारों ओर जो है दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है, यानी कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है। ये बात केपलर्स ने बताया था। सूर्य जो है ग्रह के चारों ओर घूमता है, ये बात किसने बताया था, केपलर्स ने बताया। फिर आगे बताया दूसरा में कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्र वेग नियत रहता है। जो प्रत्येक ग्रह है उसका जो क्षेत्रीय वेग होगा, जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होता है, ना तो बढ़ता ना घटता है। जब ग्रह सूर्य के निकट होता है, कोई भी ग्रह जब सूर्य के निकट होगा तो उसका वेग बढ़ेगा, बताया था उन्होंने। क्या बताया था कि सूर्य के नज़दीक जो रहेगा उसका वेग बढ़ेगा और दूर रहेगा उसका वेग घटेगा। ये दो बात बताया था। पहला क्या बताया था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसा लगाता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है, ये बात बताया। फिर दूसरा बताया कि जो है प्रत्येक ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन उन्होंने बताया कि जब सूर्य जो है ग्रह जो है सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ता है। सूर्य के निकट जब होगा तो उसका वेग बढ़ेगा, दूर रहेगा तो वेग घट जाएगा। फिर बताया कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बताया, यानी कि जो है टी स्क्वायर मतलब परिक्रमण काल का स्क्वायर, ग्रह का परिक्रमण काल का स्क्वायर और ग्रह के औसत दूरी का क्यूब, ये अनुक्रमानुपाती होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है, अति होता है, इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ग्रह का परिक्रमण काल का स्क्वायर करेंगे और जो दूरी है सूर्य की औसत दूरी है उसको क्यूब करेंगे तो टी स्क्वायर जब बढ़ाएंगे तो आर क्यूब भी बढ़ेगा, टी स्क्वायर घटाएंगे तो आर क्यूब भी घटेगा, ये बात बोला था। फिर बताया था कि जो ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल भी अधिक होगा। सूर्य से अधिक दूरी पर होगा तो परिक्रमण काल भी अधिक होगा, और सूर्य के निकट होगा तो परिक्रमण काल भी कम होगा। फिर हम लोग आगे यहाँ देखेंगे